नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने के लिए सतह के नीचे देखना पड़ता है। हर सीट की अपनी एक कहानी होती है, अपना एक अलग गणित होता है। आज हम हाथरस विधानसभा क्षेत्र की पड़ताल करेंगे, लेकिन सिर्फ आंकड़ों के जरिए। हमारा मकसद किसी की हार या जीत का विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जमीनी हकीकत क्या है, चुनावी नतीजे बनते कैसे हैं और डेटा हमें क्या सिखाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरी पड़ताल को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर 2022 के जनादेश के आंकड़ों को बारीकी से देखेंगे। इसके बाद इस सीट के 30 साल के सियासी इतिहास पर नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि एक मजबूत चुनावी रणनीति का खाका क्या हो सकता है, और आखिर में बात करेंगे कि आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए सबसे पहले जमीन पर उतरते हैं। हाथरस सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का नाम नहीं है, ये एक अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है जहां उम्मीदें और चिंताएं साथ साथ चलती हैं। यहाँ की सियासत सामाजिक समीकरणों और लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों के इर्द गिर्द घूमती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हाथरस के वोटरों के मन में असल में चल क्या रहा है। देखिए, हाथरस का चुनावी गणित असल में यहाँ की समाज का ही आईना है। यहाँ की कुल आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा यानी करीब 24.8% अनुसूचित जाति का है, और क्योंकि ये एक आरक्षित सीट है, ये आंकड़ा सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसके अलावा करीब 10.2% मुस्लिम आबादी और 89.3% हिंदू आबादी है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। इन बड़े समूहों के अंदर भी अलग अलग जातियों के अपने समीकरण हैं, जो हर चुनाव में बदलते रहते हैं। तो फिर लोगों की असल परेशानियां क्या हैं? जमीन पर कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा अहम हैं? हमारे सामने 5 बड़ी बातें उभर कर आती हैं। सबसे बड़ी चिंता है युवाओं में बेरोजगारी। दूसरा, किसानों की मुश्किलें, खासकर फसलों के सही दाम न मिलना। तीसरा, गांव देहात में खराब सड़कें और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी। चौथा, सामाजिक न्याय से जुड़े कुछ पुराने मुद्दों पर गुस्सा जो अभी भी लोगों के मन में है। और पांचवा, महिला सुरक्षा को लेकर चिंताएं। ये वो मुद्दे हैं जो हर घर, हर परिवार को सीधे तौर पर असर करते हैं। और ये मुद्दे सिर्फ चुनावी वादे नहीं हैं, ये सीधे तौर पर लोगों के सम्मान और गरिमा से जुड़े हैं। हमारा संविधान हर नागरिक को एक बेहतर जीवन का हक देता है, और एक जागरूक समाज में अपनी बात रखना और उसे सुना जाना, ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। अगर हाथरस की पूरी आवाज को सिर्फ 3 शब्दों में समेटना हो तो वो शब्द होंगे रोजगार, शिक्षा और गांव विकास। ये कोई महज नारा नहीं है, ये यहाँ के लोगों की सबसे गहरी और सबसे बुनियादी मांग है। वो अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहते हैं, नौजवानों के लिए काम चाहते हैं और अपने गांव की तरक्की चाहते हैं। जो भी इन 3 मांगों को पूरा करने का एक ठोस भरोसा दे पाएगा, वही यहाँ के लोगों का दिल जीत पाएगा। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, 2022 के जनादेश का विश्लेषण। 2022 में हाथरस ने एक बहुत ही साफ और एक तरफा फैसला दिया था। आइए अब उन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं जिन्होंने इस नतीजे की कहानी लिखी, क्योंकि यही आंकड़े हमें भविष्य की राजनीति का भी संकेत देते हैं। 1,08,56 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला था। इतना बड़ा मार्जिन, समझिए कि किसी भी विरोधी के लिए इसे पार करना एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। ये एक आंकड़ा ही जीत के पैमाने की पूरी कहानी कह देता है। और जब हम वोट शेयर को देखते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। बीजेपी को मिले 58.79% वोट, मतलब एक तरफा समर्थन। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का वोट 2 बड़ी पार्टियों में बुरी तरह से बंट गया। बहुजन समाज पार्टी को मिले 20.45% वोट, तो समाजवादी पार्टी को मिले 17.94% वोट। साफ दिख रहा है, एक तरफ वोट एकजुट हुए तो दूसरी तरफ बिखर गए। और यहीं पर 2022 के चुनाव की पूरी कहानी छिपी है। एक सीधा सा गणित, अगर आप एसपी और बीएसपी दोनों के वोट शेयर को जोड़ दें तो ये बनता है 38.4%। और बीजेपी की जीत का अंतर कितना था? 38.56%। ये आंकड़े लगभग बराबर हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि विपक्ष के वोटों का बंटवारा ही बीजेपी की इतनी बड़ी 1 लाख से ज्यादा वोटों की जीत का सबसे बड़ा कारण बना। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, क्या हाथरस हमेशा से ऐसा ही था? क्या ये हमेशा से बीजेपी का एक मजबूत गढ़ रहा है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। सियासी याददाश्त अक्सर थोड़ी कमजोर होती है, लेकिन आंकड़े कभी कुछ नहीं भूलते।
तो चलिए हमारे तीसरे हिस्से में थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सीट बीएसपी के एक मजबूत किले से भगवा लहर की चपेट में आ गई। हाथरस का ये सियासी सफर एक बड़े बदलाव की कहानी कहता है। देखिए, 1996 में बीएसपी ने यहाँ 53% से ज्यादा वोट लेकर एक जबरदस्त जीत हासिल की थी और ये दबदबा 2012 तक बना रहा। लेकिन फिर आया 2017, हवा का रुख पूरी तरह बदल गया। बीजेपी की लहर ने इस सीट को 56.60% वोटों के साथ जीत लिया और 2022 में तो ये लहर और भी तेज हो गई, जब बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर लगभग 59% पर पहुंच गया। तो दोनों जमानों में जीत का नुस्खा क्या था? जब बीएसपी का दौर था तो उसने दलित और ओबीसी वोटों को एक साथ लाकर एक बहुत मजबूत सामाजिक गठबंधन बनाया था। अब 2017 के बाद बीजेपी ने एक नया समीकरण बनाया है, गैर यादव ओबीसी और सवर्ण वोटों का। लेकिन एक बात दोनों में कॉमन है, जीत एक तरफा रही है। इससे एक बात शीशे की तरह साफ है, हाथरस में जीत किसी एक जाति के सहारे नहीं मिलती। जीत उसी की होती है जो एक बड़ा और मजबूत सामाजिक गठबंधन बना पाता है। तो विश्लेषण से आगे बढ़कर अब बात करते हैं रणनीति की। ये है हमारा चौथा खंड, एक रणनीतिक ब्लूप्रिंट। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 1 लाख से ज्यादा वोटों के इस विशाल अंतर को कम किया जा सकता है? राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही सटीक और सधी हुई रणनीति की जरूरत होती है। तो आइए इसे एक चैलेंजर के नजरिए से देखते हैं। किसी भी लड़ाई की रणनीति अपनी ताकत और कमजोरियों की एक ईमानदार पड़ताल से ही शुरू होती है। अगर कोई चैलेंजर है तो उसकी ताकत क्या है? एक जाना पहचाना अनुसूचित जाति का उम्मीदवार होना एक ताकत है। समाजवादी पार्टी का अपना एक कोर वोटर बेस है और जैसा हमने देखा, जमीनी स्तर पर बेरोजगारी और विकास जैसे मुद्दों पर नाराजगी भी मौजूद है। लेकिन कमजोरियां कहीं ज्यादा बड़ी हैं। सबसे बड़ी कमजोरी तो विपक्ष के वोटों का बंटवारा ही है। इसके अलावा बूथ स्तर पर एक कमजोर संगठन और सवर्ण जातियों के बीच कम पहुंच, ये भी बड़ी चुनौतियां हैं। इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए एक चौतरफा योजना चाहिए, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। इसका पहला चेहरा है चुनावी, यानी हर वोटर तक सीधी और व्यक्तिगत पहुंच बनाना। दूसरा चेहरा है संगठनात्मक, यानी हर एक बूथ पर एक मजबूत मशीनरी खड़ी करना। तीसरा है नैरेटिव, यानी अपनी कहानी को, अपनी बात को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाना। और चौथा चेहरा है रिसोर्स, यानी संसाधनों का जमीनी स्तर पर होशियारी से इस्तेमाल। इन चारों मोर्चों पर एक साथ एक ही लय में काम करना होगा। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, आगे का रास्ता। देखिए, सिर्फ रणनीति बना लेना ही काफी नहीं होता, उसे जमीन पर उतारने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। इसके लिए 2 स्तरों पर काम करने की जरूरत होगी। एक, पार्टी के बड़े नेतृत्व के स्तर पर, और दूसरा, उम्मीदवार और उसकी लोकल टीम के स्तर पर। लोगों से जुड़ने की इस पूरी प्रक्रिया में उनकी निजी जानकारी और सहमति का सम्मान करना बेहद अहम है। भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी बात पर जोर देता है कि हर व्यक्ति की निजता सुरक्षित रहे। ये सिर्फ एक कानूनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो आखिरी सिफारिशें क्या हैं? सबसे पहली और सबसे जरूरी, हाईकमान को विपक्षी एकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी, ताकि वोटों का बंटवारा हर हाल में रुके। दूसरा, उम्मीदवार को सिर्फ अपने कोर वोटरों के बीच नहीं, बल्कि पूरे इलाके में लगातार सक्रिय रहना होगा। तीसरा, पूरे चुनाव प्रचार को सिर्फ और सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित करना होगा, रोजगार, सड़क, पानी। और चौथा, डिजिटल दुनिया में इन स्थानीय मुद्दों को जोर शोर से उठाना और गलत सूचनाओं का तुरंत जवाब देना। 38% के भारी मार्जिन को पार करने के लिए ऊपर से नीचे तक एक जीरो एरर रणनीति की जरूरत है। और आखिर में हम इस पड़ताल को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। आज के इस ध्रुवीकृत माहौल में क्या कोई भी चुनाव जीतने के लिए सिर्फ जातियों को जोड़ने का गणित काफी है, या फिर अब जीत के लिए उस केमिस्ट्री की भी जरूरत है जो लोगों की असली समस्याओं को हल करके उनके बीच विश्वास पैदा करने से बनती है? शायद हाथरस की भावी राजनीति का जवाब इसी सवाल में छिपा है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। हमें mgr@blueprintstrategies.ai पर ईमेल करें या 008042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।